गीता कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना। पति ने पत्नी और बेटे को जहर देकर मार डाला। कहा अपनी मर्जी से किया सब मैंने। घर वालों को बोला आखिरी नमस्कार। आपसी कलह हो सकती है घटना का कारण। भजनपुरा मर्डर मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 302 के तहत किया मुकदमा दर्ज। आरोपियों ने आइसक्रीम बेचने वाले को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। पूर्वी दिल्ली में दिखी हनुमान जयंती की धूम। मंदिरों में किए गए कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ। हनुमान जी के स्वरूपों की भी निकाली गई झांकी। शकरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 भाइयों के साथ किया लूट का प्रयास। तीनों बदमाशों के पास थी पिस्टल। दोनों भाई बदमाशों से भिड़े। बदमाशों ने पकड़े जाने के डर से की 4 राउंड की फायरिंग और मौके से फरार। गीता कॉलोनी में चोरों ने की 2 बार चोरी। पार्किंग में सेंटरों में चोरी और घर से लाखों रुपए की चोरी। इलाके के लोगों ने कहा पुलिस को बढ़ानी चाहिए पेट्रोलिंग। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गीता कॉलोनी के 12 ब्लॉक में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बेटे को जहर देकर मार डाला और साथ ही मैसेज दिया कि उसने यह सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। उसने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने मैसेज में लिखा कि आप सबको मेरा आखिरी नमस्कार। इसका मतलब यह है कि वह अब अपने परिवार से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या है ये किसी को भी पता नहीं है। उसकी तलाश लगातार जारी है और इलाके में इस घटना से सनसनी भी फैल गई है। 12 ब्लॉक में रहने वाले सचिन नाम के शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी कंचन और अपने 14 से 15 साल के बच्चे को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और खुद मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद सचिन ने मैसेज भी किया जिसमें उसने कहा कि यह उसका आखिरी नमस्कार है। आरोपी की पत्नी का नाम कंचन बताया गया है और उसकी उम्र 38 साल है। घटना के बाद काफी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचित कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच भी लगातार जारी है। पुलिस अभी घटना के कारणों का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन लगता है कि किसी घटना पर घर में कोई कलह का कारण सचिन ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आज 3 बजे 40 मिनट का एक कॉल आई थी। एक सचिन नाम का बंदा अपना वाइफ को बेटा को दोनों को मर्डर कर दिया करके फिर अपने आप बोल के गया मैं खुद मर जाऊंगा। फिर इसी काल में हमारा जो SHO PCR सब मौके पर पहुंचे। एडिशनल DCP ACP सब मौके पर पहुंच के फिर हमने चेक किया। 2nd फ्लोर में 2 डेड बॉडी मिली थी। बेड में जो लेडी हैं उनका वाइफ है, जो अलेज्ड है उनका वाइफ है, 40 साल का उम्र है। फिर इनका बेटा फ्लोर में पड़ा हुआ, उनका उम्र 15 साल का है, 9th क्लास का पढ़ाई कर रहा है। बिकॉज ऑफ डेथ अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली स्मॉदरिंग होगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलेगा फाइनल क्या है कॉज ऑफ डेथ। बाकी इनका परिवार से हमने जो इंक्वायरी किए हैं उसी से पता चला कुछ फिनंशियल बर्डन है, डिस्प्यूट है, इशू है, उसकी वजह से ये शायद किया होगा। बाकी इनका तलाशी चल रहा है, फरार है, अभी तलाशी कर रहे हैं हम। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुर इलाके में एक आइसक्रीम बेचने वाले को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी मामले में अब एडिशनल DCP देवेश कुमार ने बताया कि जिन 3 लोगों ने आइसक्रीम बेचने वालों को चाकू मारा था उनको गिरफ्तार करके 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिस चाकू से हमला किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आइसक्रीम बेचने वाले की पैसे के लेन देन को लेकर बहस हो गई थी, जिसको लेकर आरोपियों ने आइसक्रीम वाले की चाकू मारा था। हाँ, भजनपुरा में हमें कॉल आई थी हमारे पास रात को अराउंड 12 o'clock कि यहाँ एक आदमी को चाकू मार दिया है। उसके घर वाले ही रिलेटिव उसको हॉस्पिटल ले गए थे। जब हम पहुँचे तो डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई, काफ़ी टेक्निकल सर्विलेंस हुई। उसके बाद पता चला था कि 3 जुवेनाइल हैं जिनका कुछ दिन पहले भी उससे झगड़ा हुआ था। विक्टिम का नाम तकमीन है जो आइसक्रीम सेलर का काम करता था। उन लड़कों से झगड़ा हुआ था, वो उसके पड़ोसी थे, अराउंड 500 मीटर के डिस्टेंस पे वो लोग रहते थे।
उन्होंने फिर 11:30-12 बजे जब उसको घर जाते हुए अकेला देखा तो उन्होंने फिर उसके साथ झगड़ा किया और उसको चाकू गले पे और पेट पे मार दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इसमें मोर देन 50 CCTVs को हमने देखा है, पूरी टीम ने, कई टीमें उसमें गठित की गई थी अक्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए, और फिर हमने 6 टीमें और गठित की थी स्पेशल स्टाफ और पुलिस स्टेशन की अक्यूज़ के अप्रहेंशन और सर्वेलेंस के लिए। आरोपी से जो ऑफेंस में लाया गया नाइफ है, चाकू है, वो बरामद हुआ है, और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उस समय जिस पे ब्लड स्टैंड थे वो बरामद हुए हैं। नहीं, पैसों का लेन देन तो अभी हमारे सामने नहीं आया है, बट हाँ इनका झगड़ा था, 3 दिन के पहले भी लगभग इनसे आपस में झगड़ा हुआ था। हनुमान जयंती की धूम हर जगह देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली में भी कई जगह पर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंदिरों में कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया और साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पंडित यशपाल जी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्व रखता है। लोग बहुत ही ध्यानमग्न होकर हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और मंदिरों में भी अच्छा माहौल रहता है। और साथ ही हनुमान जयंती के मौके पर पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क में आयोजकों ने हनुमान जी के स्वरूपों की झांकी निकाली। महिलाओं ने भी मंदिरों में भक्ति भजन के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान जन्म उत्सव की त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग अपने बच्चों का त्यौहार वो करते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, डीजे लगते हैं, तो आज हमने यहाँ पे अपना भजन कीर्तन के थ्रू भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम कोरोना के चक्कर में लोग नहीं मना पाए, नहीं बाहर निकल पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन इस बार सारी कसर निकाली जा रही है। जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, इतनी शोभा यात्रा निकल रही है कि गिनना मुश्किल हो गया। मतलब हर 10 कदम के ऊपर स्टॉल लगे हैं। लोगों में इतना जोश है इस बार कि बहुत ज़्यादा जोश है। हर आदमी जय श्री राम पे ही लगा हुआ है, और बजरंगबली तो भक्त हैं उनके। यहाँ पर हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव है। हर साल की बात थी, इस वर्ष भी श्री बालाजी संकट मोचन मंदिर का बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। 2 साल से अभी 2 साल नहीं मनाया गया था बीच में, लेकिन हर वर्ष की बात थी, इस बार भी 2 वर्ष के उपरांत मनाया जा रहा है। बालाजी संकट मोचन मंदिर का ये 24वां वार्षिक उत्सव है, बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल नहीं बन पाया, अब की बार हम बड़े हर्ष के साथ झांकियाँ निकाल रहे हैं। इसमें 2-2.5 हजार आदमी हैं, 20-25 झांकियाँ हैं। बालाजी महाराज की शोभा यात्रा संकट मोचन बालाजी मंदिर राधेपुरी से निकलती है और कृष्ण नगर, राधेपुरी, चंदन नगर और विजय चौक से होती हुई प्रवाना रोड होती हुई अपना सोम बाजार से संकट मोचन बालाजी मंदिर जाती है और हर साल जाती है। यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और शोभा यात्रा, जो भगवान जी की आज शोभा यात्रा निकल रही है, उसके लिए स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। पिछले 3 वर्ष जो कोरोना काल के निकले हैं, सब त्यौहार एक किस्म से ना के बराबर कोई त्यौहार नहीं मना रहा था। अब 3 साल बाद जो धूमधाम से हनुमान जयंती का जो ये पर्व मनाया जा रहा है, और इस बार का हनुमान जयंती अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल लगातार कोरोना से संघर्ष करने के बाद इस बार बजरंगबली ने सबको शक्ति दी है और कोरोना मुक्त दिल्ली बहुत उल्लास के साथ हनुमान जी की जयंती मना रहा है। निश्चित रूप से आज के बाद और सफल और सुखद जीवन हम लोगों का बीतेगा, क्योंकि बजरंगबली का साथ है हमारा। जी, भगवान हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भगवान हनुमान जी का उजियारा तो चारों युगों में है, और जो कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं अथवा स्वयं करते हैं, उनके ऊपर भगवान हनुमान जी रीझ जाते हैं। और हनुमान जी की कृपा होने का मतलब भगवान राम की कृपा अपने आप हो जाती है। इसीलिए आज बहुत जोर से भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, बाहर विदेशों में भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 15 अप्रैल की रात को बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने 2 भाइयों से लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। उन तीनों बदमाशों के पास पिस्टल थी, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपियों से भिड़ गए। जब आरोपियों को लगा कि वो फंस चुके हैं तो पकड़े जाएंगे, इस डर से बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कल रात 10 से 11 के बीच
एक वारदात हुई हमारे लक्ष्मीनगर मेन रोड पे। 2 व्यापारी अपनी गाड़ी से आए थे मंदिर के पूजा पाठ के लिए, और वहाँ पे 3 शूटर बाइक पे बैठकर आए और उन्होंने उनके हाथों में सोने के कड़े देखकर उनसे लूटपाट करने की कोशिश करी और उनके ऊपर गोलियां चलाई। वहाँ पे जितने स्थानीय लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू करा। इस वजह से उस व्यापारी की जान बची। हमने रात दिल्ली पुलिस को इसकी कंप्लेंट दे दी है। पुलिस प्रशासन ने हमें कहा इस पर सख्त से कार्रवाई होगी। मैं और मेरी फैमिली हम सब करोल बाग से आ रहे थे, अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। हम 2 गाड़ियों में थे, जिसमें एक गाड़ी में मेरे फादर, एक गाड़ी में मेरे चाचा जी थे, ठीक है। दूसरी गाड़ी में मैं, मेरा कज़न और मेरी चाची, हम 3 जने थे। इनकी गाड़ी हमारे गाड़ी से थोड़ी आगे थी, तो इन्होंने मंदिर के आगे गाड़ी रोक ली थी, जो विकास मार्ग लक्ष्मी नगर में मेन मंदिर है रोड पे, शिव मंदिर है या साईं मंदिर है, हमें नाम नहीं पता। वहाँ गाड़ी रोक ली थी कि चल पीछे ये आ रहे हैं तो एक जगह रुक जाते हैं, इकट्ठे आगे चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे दे वर वेटिंग फॉर अस, ठीक है। मेरे चाचू ने मेरे को कॉल किया क्योंकि हम दूसरी कार में थे, पूछने के लिए कि तुम कहाँ पहुँच गए। हमने कहा बस हम पीछे लाल बत्ती पे हैं, हम आ गए। कहते ठीक है। इतनी देर में मेरे को पीछे से शोर आने लगता है। चाचू बोलते हैं भाई मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, कुछ बताओ तो सही। इतनी देर में आवाज़ आती है कि कड़ा उतार, कड़ा उतार। एंड उधर से मेरे फादर की आवाज़ आने लग जाती है, चिल्लाने की, गालियाँ दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। और पीछे से मुझे फायर की आवाज़ आती है। हम एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ा के आगे इनके पास पहुंचते हैं। हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं एंड बहुत सारी भीड़ है, और मेरे फादर और मेरे चाचू के ऊपर फायर किया गया। वहाँ जाके पता चलता है कि जब मेरे चाचू मेरे को कॉल कर रहे थे तो उनके पास एक बाइक पे 3 जने आते हैं हेलमेट पहन के, और वो आके इनको घेर लेते हैं कि हम अपना कड़ा उतार के दो, अपना पर्स दो, अपना मोबाइल। आए दिन चोरी की वारदातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी से, जहां 13 अप्रैल को सेंट्रो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और उसे चोरी कर लिया गया था। और दूसरी तरफ 13 अप्रैल को ही एक घर से तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की कीमती वायर और साथ ही एसी का सामान चोरी कर लिया गया। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में पुलिस तो होती है, लेकिन इलाके में 2 चोरी होने से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद होने के बावजूद भी चोरों का अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई भी पता नहीं लगाया है। ये हमारा एड्रेस हैगा 6 ब्लॉक 6/127, ठीक है जी। वहाँ पे 3:14 के आसपास जो है 3 चोर आए हैं, जिसमें से 2 हमारे मकान के अंदर घुसे हैं, एक वहाँ से वापस गया है। तो सुबह जैसे हम गए ताला खोले तो देखे तो वहाँ पे सारी जो है चोरी हो चुकी थी। तारे हैं, बोर्ड है, स्विच लाइटें वाइटें सारी ले गए थे। एसी के पाइप जो डले थे वो भी सारे ले गए थे। तो हमने जो है अपना बीट वाले को बुलाया कि भाई ये है। फिर आगे उन्होंने कैमरे वैमरे में जो है सारा चेक किया तो उसमें फ़ोटोज़ भी उनकी सारी क्लियर आई है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं है। ये है तकरीबन 5-1 लाख रुपए का। कि यहाँ गीता कॉलोनी में चोरियाँ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और पुलिस की पेट्रोलिंग बिल्कुल ही कम है। ना तो वो चोर को पकड़ पा रहे हैं और ना ही इस पर रोकथाम कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद सी बात लगती है। लगवाए तो हैं, लेकिन उस कैमरे के होने के बावजूद भी चोरों जो है स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल द पुलिस इज़ नॉट एबल टू द नेम द कल्प्रिट। वारदात एक्चुअली बुधवार रात की बात है कि हमारी गाड़ी सेंट्रो है, वहीं घर के सामने खड़ी होती है। तो रात्रि करीब 2 बजे के करीब वो गाड़ी जो है चोरी हुई है। जो दिल्ली सरकार द्वारा जो ये कैमरे लगाए गए हैं उसमें उस चोर का फ़ोटो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर नज़र आ रहा है बिल्कुल, और उस बारे में बीट ऑफिसर को बता दिया गया है। उन्होंने भी आकर के मेरे को उस फ़ोटो दिखाया था, परंतु इतना सब होने के बाद भी मैंने अगले दिन जाकर के FIR वगैरह सब लॉन्च करवाई है, पर फ़ोटो नज़र आने के बाद भी अभी तक कोई इतनी ज़्यादा चोर को पकड़ा नहीं जा सका है। इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, पर लेकिन यह है कि FIR उन्होंने लिखा है, कार्रवाई थोड़ी सी की है, पर लेकिन उतने ज़्यादा हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया, जबकि फोटो में वो स्पष्ट नजर आ रहा है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक क्षतिग्रस्त
सेंट्रो कार और एक स्कूटी और एक बटन वाला चाकू बरामद किया है। दरअसल एक शख्स ने थाने में कार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके तहत थाना गीता कॉलोनी में एसएचओ ने एक टीम का गठन किया और छानबीन शुरू कर दी। कार में लगे जीपीएस से कार की लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई। पुलिस टीम उत्तराखंड गई, वहां जाकर देखा तो कार एक स्क्रैप डीलर के यहाँ थी। पुलिस ने पूछताछ करके पता लगाया कि स्क्रैप डीलर के पास गाड़ी कहां से मिली, तो डीलर ने संभल निवासी के बारे में बताया और पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों लोगों को पकड़ लिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। हर नए दिन के साथ दोगुनी तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के व्यापारियों में कोरोना पाबंदियों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने कृष्णा नगर मार्केट में जाकर व्यापारियों से बात की, तो व्यापारियों ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि अब फिर से पाबंदियां या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बने, क्योंकि लंबे समय बाद तो लोगों को जिंदगी जीने का मौका मिला है, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि नुकसान हो। बेहतर होगा कि दुकानदारों पर पाबंदी लगाने से ज्यादा लोगों पर सख्ती बरती जाए। कि पहली बात तो मैं एक व्यापारी के होते नाते ये बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो कोविड में जो पाबंदियाँ पहले हमने झेली हैं वो पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। कोविड मद्देनजर रखते जैसे कोविड फैल रहा है, हम तो दिल्ली सरकार से ये कहेंगे कि थोड़ी बहुत सख्ती करे। जो इन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि मास्क नहीं लगाना, ये मास्क लगवाने की तैयारी करे कि जो आने वाले टाइम में कोविड ना फैले। अगर कोविड रोकना है, इसका एक ही इलाज है कि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। इसी कारण कोरोना नहीं फैलेगा। लोगों ने लापरवाही बहुत कर ली है। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में रौनक बढ़ गई थी तो उससे हमें लोगों को लगा था कि व्यापार बढ़ना शुरू हो गया है। बट अब जो फिर कोरोना का जो कहर शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो हम यही कहेंगे मास्क की जो आपने बंद किया था डीडीएमए की मीटिंग में भी हम यही एडवाइस करेंगे कि मास्क को बंद ना करें। और हम दुकानदार भाई तो इसका पालन कर ही रहे हैं, दुकान के अंदर हम लोगों को बोलते हैं पालन करें इसका। बट मैं ये कहूँगा जो जनता सड़कों पर भी चलती है उनको भी थोड़ा सख्ती से उनको भी पालन करवाएं। मैं इसके लिए तो पहले ये कहूँगा कि लॉकडाउन या कोविड-19 किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है और दोबारा लगने के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते। और इससे व्यापार क्या हर चीज़ पे असर पड़ना है। कोई भी इसके फेवर में नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी कोई इसके फेवर में नहीं है, ना ही कोई चाहता है कि दोबारा लॉकडाउन लगे। रही प्रिकॉशन की बात, प्रिकॉशन हम सबको लेना चाहिए। एज अ शॉपकीपर मैं खुद अपनी शॉप पे कोशिश करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के आएँ, विदाउट मास्क कोई भी ना आए। जितनी एज अ इंडियन सिटीज़न हम लोग अपनी प्रिकॉशन रख सकते हैं वो हमारे लिए बेहतर होगा। सीएनजी के बढ़ते दामों ने ऑटो चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऑटो चालकों को जीवन यापन करने में काफी तकलीफें हो रही हैं। साथ ही गाड़ी की किश्तें निकालने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पूर्वी दिल्ली के ऑटो चालकों का कहना है कि ऑटो का किराया कम से कम 10% तक बढ़ाया जाए। जो 2 किलोमीटर पर 25 रुपए का किराया रखा गया है उसे कम किया जाए और किराया बढ़ाया जाए। सीएनजी पे जो पर डे बढ़ा रहे हैं ये हर दूसरे दिन, अभी पिछले 10 दिन में 10 से 12 दिन में उन्होंने 11.5 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये के 80 पैसे। अब बताओ 10 रुपये के 80 रुपये 10 रुपये के 80 पैसे अगर 10 दिन में बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, वो भी प्रति किलो। अभी हमारी ये मांग है कि कम से कम हम किराया तो बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो 2 रुपये जो ये 2 किलोमीटर वाला है 25 रुपये ये भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि चार्ज कम से कम 25 रुपये हो, उसके बाद जो स्टार्टिंग हो वो तुरंत होनी चाहिए। 2 किलोमीटर का तो कम से कम ख़त्म हो। अभी तो अगर हम सवारी को बोलते हैं, जहाँ हम बोलते हैं कि मैडम मीटर से बैठ जाओ या सर मीटर से बैठो, वो कहते हैं हम तो नहीं बैठेंगे, आप ऐसे बताइए। हम पैसे बताते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। अब जहाँ सवारी को बढ़िया लगता है सवारी ऐसे जाना पसंद करती है। ज़्यादातर तो अभी जो सवारी जा रही है वो मीटर से भी कम पैसे दे रही है और इधर से सीएनजी बढ़ती जा रही है। किराया तो बढ़ना चाहिए, जैसे सीएनजी बढ़ी है तो किराया भी बढ़ना चाहिए। कम से कम जैसे सीएनजी बढ़ी है, कम से कम जैसे रूट चलता है 1000 रुपये भाड़ा तो होना चाहिए बढ़ के। कहीं 100-200 होने चाहिए, कहीं 500 होने चाहिए, कम होने चाहिए सीएनजी के दाम। ये तो 100 रुपये पर पहुँच जाएगी 2-4 दिन ना बोले तो। अब ये 10-10 पैसे 20-20 पैसे करके बढ़ा देते हैं। दिक्कतें आ रही हैं कि ये सीएनजी के मतलब जो किराए वगैरह हैं उसमें क्या नाम है, लोग किराया बढ़ाते नहीं हैं। वो सारा कुछ मिला के वो लोग कहते हैं किराया हमें इतना ही देंगे। बाकी ये जो सीएनजी वगैरह का रेट बढ़ने के कारण क्या है, दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। दिक्कत यही हो रही है कि हर जगह जाने में हमें क्या नाम है वारा नहीं खाता। किराए का रेट जो है बढ़ाते नहीं लोग सीएनजी। जैसे हम दिल्ली में कहीं जैसे गुड़गांव लेके जा रहे हैं, गुड़गांव का हमारा भाड़ा जैसे 2500 रुपये का भाड़ा है, तो हमें क्या नाम है सीएनजी जो है हमारी करीब 1500 रुपये की सीएनजी लग जाती है, 500 रुपये हमें बचते हैं। क्या कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में स्कूलों के नए सेशन 2022-23 की शुरुआत भी हो चुकी है। स्कूल प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स से बात करके बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। अगर किसी वजह से बच्चों की वैक्सीन नहीं लग पाती तो स्कूल में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में वैक्सीनेशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से गाजियाबाद और नोएडा के एक स्कूल में कोरोना के मामले निकले हैं, स्कूलों में भी वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चल रहा है। ये हमारे स्कूल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा, जिसे मैं बोलूँगी एक तरह का योगदान है। इट्स द थर्ड टाइम वी हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन। एक हमने कराई थी 15 से 18 के आयु के बच्चों के बीच में। अब ये 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका सेकंड हम लोगों ने ये ड्राइव, सेकंड टाइम वी हैव डन दिस, और इसका इतना बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। नॉट बिटवीन द स्टूडेंट्स, इवन जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर सो मच एंथुजियास्टिक। और अभी तो मुझे लग रहा है जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है, लेट अस होप कि हम और ज़्यादा योगदान इसमें कर पाएँ। सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि सारे स्कूल ये ड्राइव चलाएं, जिससे बहुत यहाँ बहुत इजी काम हो रहा है सब कुछ। आप अपना बच्चा लाइए, आराम से उसको वैक्सीनेशन होगा, चला जाएगा बच्चा। मोदी जी ने ये बहुत अच्छी पहल करी कि सब बच्चों को सब फ्री में दिलवाया गया है। यहाँ पे बहुत इजीली लग रहा है वैक्सीनेशन, कोई वेटिंग नहीं है एंड पेन बिल्कुल भी नहीं होता। वैक्सीन लगवाई, दर्द जब लगाया तो दर्द हुआ नहीं बिल्कुल भी, और आफ्टर इफेक्ट कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब कुछ फील हो नहीं रहा है, ऐसे नॉर्मल लग रहा है। पूर्वी दिल्ली के कलकड़ुमा के AGCR एनक्लेव में निशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों पर जोर दिया गया। इस कैंप में लोग दवाइयां लेने पहुंचे और लोगों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का काफी फायदा है। दवाइयां 70% की छूट से दी जा रही हैं। इस कैंप को सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा लगाया गया है। जो भी आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर या किसी भी तरह की, डॉक्टर साहब हर चीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर सब चीज़ की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एक्चुअल में आयुर्वेद जो है हमारी वर्ल्ड की सबसे पुरानी एक टेक्निक है, एक थेरेपी है, जिसको कि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान का पूरा सब कुछ भूल के बैठ गए थे। आयुर्वेद के बारे में जाने, आयुर्वेदिक के बारे में वो पता चले कि कितनी वैल्यूएबल है ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स। जो कैंप लगाया बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है। 70% दवाइयों पे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि हम आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ रहे हैं और आयुर्वेदिक हमें असर भी कर रही हैं। और मैं सबको यही चाहती हूँ कि एलोपैथिक दवाइयों से कभी कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, मतलब ठीक नहीं होता। ये है कि भाई थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन ठीक नहीं, और साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें ठीक करती हैं तो हमें आयुर्वेदिक की तरफ ही जाना चाहिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।